हो। इस आवाज को सुनते ही प्लम्बर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा और इसी वक्त प्लम्बर के रूंगटे खड़े हो गए। वो डरने से बुरी तरह कांपने लगा क्योंकि इस वक्त सिवाय प्लम्बर के पूरे सहन में कोई नहीं था। प्लम्बर ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कांपती हुई गर्दन को आहिस्ता से आधा घुमाकर अपने पीछे देखने की कोशिश की तो उसे अपने पीछे कोई बड़े से कद की कोई चीज दिखाई दी जो कि आहिस्ता से गरुआ रही थी और उसकी गुर्राहट भरी सांसें प्लम्बर के सर के बालों को छू रही थी। अभी प्लम्बर ने इसकी आधी ही झलक देखी थी कि प्लम्बर ने अपना मुंह वापस सामने की तरफ कर लिया क्योंकि इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इसको पूरी तरह से देख सके। इसी वक्त प्लम्बर का पेशाब इसके कपड़ों में ही निकल गया। प्लम्बर खौफ से लरजता हुआ उम्मीद भरी नजरों से रफीक के कमरों की तरफ देख रहा था, लेकिन न तो इसके कदम वहां से हल रहे थे और न ही इसकी आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पूरे जिस्म पर फालिज का अटैक हो गया है। फिर अचानक प्लम्बर की आंखें बंद होने लगे। फिर अचानक इसे चक्कर सा आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन जब प्लम्बर को होश आया तो इसने खुद को एक कमरे में लेटा हुआ पाया तो प्लम्बर ने चौंक इधर अलिफादेर देखा तो उसे रफीक और रफीक के घर वाले आसपास खड़े हुए दिखाई दिए जो प्लम्बर की तरफ हैरानी से देख रहे थे। इतने में रफीक ने मुस्कुराते हुए प्लम्बर से कहा, जी जनाब, अब कैसा महसूस कर रहे हो? ये सुनते ही प्लम्बर ने जल्दी से चारपाई से उठते हुए कहा, पहलवान जी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे सो गया, मैं तो बाहर खड़ा था। रफीक ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ तुम्हें मैं ही लेकर आया था। यह सुनकर प्लम्बर ने हैरानी से रफीक की तरफ देखते हुए कहा, आप लेकर आए थे? रफीक ने कहा, हाँ, जब मैं पाइप लेकर वापस आया तो देखा कि तुम हाहरी गेट के पास बेहोश पड़े थे तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया। वैसे हुआ क्या था तुम्हें? यह सुनकर प्लम्बर ने बाहर सहन की तरफ देखते हुए कहा, वो वहां दरख्तों के पास वो बहुत ही अजीब सी चीज थी। वो 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 बहुत ही डरावनी थी। ये कहते हुए प्लम्बर अपने हाथ से बाहर सहन की तरफ इशारा करते हुए रफीक की तरफ आंखें फाड़कर देखने लगा। प्लम्बर की यह बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में प्लम्बर ने कहा, पहलवान जी माफ कीजिएगा लेकिन मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, मुझे घर जाना है, मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। वो बाहर वो है, वो बहुत ही खतरनाक है। ये कहते हुए प्लम्बर बहुत डरा हुआ लग रहा था। रफीक ने प्लम्बर की हालत को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा लेकिन तुम पहले इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। नहीं नहीं पहलवान जी, मुझे मेरे घर छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहते हुए प्लम्बर अपने कांपते हुए हाथों को रफीक के सामने जोड़ने लगा, जिसे देखकर रफीक ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ये सुनते ही प्लम्बर ने बना बोले ही हाँ में सर हिलाया और रफीक का हाथ पकड़कर बाहरी गेट की तरफ जाने लगा, जबकि बाकी घर के लोग प्लम्बर की हालत देखकर खौफजदा हो रहे थे। इतने में खालिद ने मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, उम्मी मैं भी अबू के साथ जा रहा हूँ, मुझे लगता है उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हुए खालिद भी रफीक के पीछे चला गया। जब खालिद रफीक के पास पहुंचा तो रफीक ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ चल पड़े? खालिद ने कहा, अबू मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। रफीक ने कहा, बेटा तुम पहले ही काम से थके हारे आए थे, जाओ जाकर आराम करो, मैं इसे छोड़कर जाएगा, ये ज्यादा दूर नहीं रहता। खालिद ने कहा, अबू रात का वक्त है, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, वैसे भी मेरी कुछ चहलकदमी भी हो जाएगी। ये कहते हुए खालिद भी डरे हुए अंदर में दरख्तों की तरफ देख रहा था। रफीक ने कहा, अच्छा ठीक है। इस दौरान प्लम्बर रफीक का बाजू थामे खुद को रफीक की बगल में छुपाकर बाहरी गेट की तरफ चलते हुए दरख्तों की तरफ डरते हुए देख रहा था। जब सब लोग घर से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर गए तो अचानक खालिद ने पलटकर घर की तरफ देखा तो उसे घर की बाहरी दीवार पर कोई बड़ी सी चीज बैठी हुई दिखाई दी जो कि दीवार पर बैठकर अपनी टांगों को आगे पीछे हिला रही थी। इसे देखते ही खालिद ने रफीक की तरफ देखते हुए कहा, अबू वो क्या चीज है अपने घर की दीवार पर? ये कहते हुए खालिद ने दोबारा इस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। तो रफीक ने कहा, अरे बेटा क्या है वह? खालिद हैरानी से रफीक की तरफ देखते हुए बोला, अबू ये क्या हुआ? अभी मैंने वहां किसी को बैठे हुए देखा था। रफीक ने कहा, अरे बेटा छोड़ो इसे, कुछ नहीं है, वहां चुपचाप चलते रहो।
इस दौरान प्लम्बर भी घर की तरफ देख रहा था तो रफीक ने प्लम्बर से कहा, अरे अब तुम क्या देख रहे हो, कुछ नहीं है वहाँ, चलो जल्दी। ये कहते हुए रफीक फिर से प्लम्बर के साथ आगे आगे चलने लगा, जबकि खालिद चलता हुआ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो रफीक ने कहा, खालिद आगे देख कर चलो। तो खालिद ने कहा, जी अबू, और सामने देख कर चलने लगा। फिर जब सब लोग घर से काफी दूर निकल आए तो प्लम्बर ने कहा, पहलवान जी अब मैं अकेला चला जाऊंगा, वो सामने गिल्ली आ गई है मेरे, अब चाहे तो वापस चले जाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। रफीक ने कहा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये कहते हुए रफीक ने कुछ पैसे को देते हुए कहा, यार ये रख लो जो तुमने काम किया है। प्लम्बर ने कहा, नहीं पहलवान जी अभी काम पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता। रफीक ने कहा, अरे रख लो, काफी काम तो हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है वो मैं किसी और से करवा लूंगा, अब तुम ये पैसे रखो और जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये कहते हुए रफीक ने पैसे प्लम्बर की जेब में डाले और इससे सलाम दुआ करके वापस खालिद के हमरा घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में खालिद ने कहा, अबू वैसे प्लम्बर तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। रफीक ने कहा, हाँ ये बात तो है, मुझे लगता है इसने भी इसी चीज को देख लिया होगा जो अक्सर मुझे नजर आती है। ये सुनकर खालिद ने कहा, अबू मेरा यकीन करे, मैंने भी अब से कुछ देर पहले इसी चीज को ही हमारे घर की दीवार पर बैठे हुए देखा था, लेकिन वो अब के देखने से पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। ये सुनकर रफीक ने कहा, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि बार बार उसकी तरफ देखने से वो हमारे पीछे आ जाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था छोड़ो इसे, वहाँ कुछ नहीं है, चुपचाप चलते रहो। ये सुनकर खालिद ने कहा, अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको पता था कि वो वहां थे। रफीक ने कहा, हाँ, लेकिन मैं प्लम्बर के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बेचारा तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऐसे में अगर हम इस बारे में बात करते तो प्लम्बर की तबीयत और बिगड़ सकती थी। खालिद ने कहा, जी मैं समझ गया, लेकिन अबू ये सब कब और कैसे खत्म होगा, ऐसे तो वो चीज हमें और ज्यादा परेशान करेगी। रफीक ने कहा, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, आज एक आदमी आया था, वो कल हमारी जान उन चीजों से छुड़ा देगा। ये कहते हुए फिर रफीक ने शाकिर बाबा से हुई तमाम बातों बताया। तो खालिद ने कहा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि अब हम अपने घर को खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। रफीक ने कहा, हाँ हाँ जरूर, जब वो दरख्त गिर जाएंगे तो हम वो सारी जगह बेच देंगे, फिर हम अपने घर को जैसे चाहे बना सकते हैं। ये सुनते ही खालिद ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों बाप बेटे घर की तामीर के बारे में बातें करते हुए घर के करीब पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। इस दौरान गली में अंती खामोशी थी कि रफीक और खालिद के चलते हुए कदमों की आवाज बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। अभी रफीक और खालिद घर 8-10 कदम ही दूर थे कि इतने में अचानक अजीब तरीके से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही रफीक और खालिद हैरत अंगेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर इधर अलिफादेर देखने लगे। इतने में खालिद ने कहा, अबू ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। रफीक ने कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये आवाज कहाँ से रही है, गली में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहते हुए रफीक मुसलसल इधर अलिफादेर देख रहा था कि इतने में अचानक खालिद ने खामोशी से अपना कांपता हुआ हाथ रफीक के कंधे पर रखा। तो रफीक ने चौंक कर खालिद की तरफ देखा तो खालिद ने अपने दूसरे हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए शरगोशी में कहा, अबू वो देखो। जैसे ही रफीक ने इस तरफ देखा तो रफीक तो के होश ही उड़ गए, क्योंकि रफीक के घर के कोने पर एक लंबी सी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह से इसके बालों से ढका हुआ था, जबकि इसके बाल इतने लंबे थे कि इसके पीठ से भी नीचे तक जा रहे थे और वो अजीब सी आवाजें निकालते हुए रो रही थी। इसे देखते ही रफीक के रूंगटे खड़े हो गए। तो रफीक ने इसकी तरफ हैरत से देखते हुए शरगोशी में कहा, अरे ये कौन है और अचानक यहाँ कैसे आ गई। खालिद ने कहा, पता नहीं अबू, मेरी भी अचानक ही नजर पड़ी थी इस पर, लेकिन इसे देखकर मुझे वहशत सी हो रही है। ये सुनते ही रफीक ने कहा, चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। ये कहते हुए रफीक ने खालिद का हाथ पकड़ा और तेजी से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो अचानक वो औरत भी अपना हाथ बढ़ाती हुई बढ़ी, लेकिन रफीक और खालिद जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गए और सहमे तेजी से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। रफीक और खालिद की हालत देखकर बाकी घर वाले खौफजदा हो गए, क्योंकि रफीक और खालिद दोनों की सांस फूल रही थी। इतने में मुमताज ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है।
रफीक ने फूलती हुई सांसों के साथ हाँ में सर हिलाया और फिर तेज तेज सांस लेने लगा। इस दौरान खालिद भी तेजी से सांस लेता हुआ पानी पीने लगा। फिर रफीक ने मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, वो हमारे घर के बाहर हमने किसी अजीब सी औरत को देखा। ये कहने के बाद रफीक ने सारा वाक़या मुमताज को बताया तो मुमताज बीबी ने कहा, तो क्या वो भी कोई हवाई चीज थी? रफीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैंने पहले जिन चीजों को देख चुका हूं ये इससे अलग दिखाई दे रही थी। इतने में खालिद ने कहा, हाँ अबू, जिस चीज को मैंने दीवार पर बैठे देखा था वो कुछ ड्रोनी सी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये तो कोई औरत लग रही थी। इतने में सोनिया ने कहा, अबू क्या पता वो बेचारी कोई औरत ही हो। रफीक ने कहा, अरे हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, जिस तरह वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाकर आगे आ रही थी मुझे तो वो भी खौफनाक ही लग रही थी। सच पूछो तो मुझे इसके घंटे तक फैले लंबे बालों को देखकर ही डर लग रहा था। ये सुनते ही मुमताज ने कहा, किया घुटने तक फैले हुए बाल? ये सुनकर खालिद ने कहा, जी उम्मी अबू ठीक कह रहे हैं, वाकई में उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे। मुमताज ने कहा, फिर तो पक्का वो कोई हवाई चीज ही होगी। ये सुनकर सोनिया ने कहा, अबू हवाई चीज क्या चुड़ैल होती है? ये सुनकर रफीक ने बात गोल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम उन बातों पर तवज्जो मत दो, कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। अब छोड़ो सब बातें, रात बहुत हो चुकी है, चिल्लू अब सब लोग आराम करो, सुबह शाकिर बाबा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और ये तारिक कहाँ है? मुमताज ने कहा, वो तो कब का सो गया। रफीक ने कहा, ठीक है, अब तुम सब लोग भी जाओ और आराम करो और अपने अपने कमरों के दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। ये सुनते ही सोनिया ने कहा, अबू ये शाकिर बाबा कौन है और वो क्या करेंगे? और दरवाजे अच्छे बंद करके सोने से क्या मतलब है अबू, कोई खतरे वाली बात है? ये सुनते ही रफीक ने उकताकर कहा, अरे नहीं मेरी माँ, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। अरे मुमताज जाओ उसे ले जाओ। ये कहते हुए रफीक सोने चला गया और बाकी लोग भी सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सब हसब मामूल अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुए तो रफीक ने तारिक से कहा, बेटा तुम अपने बास से इस जगह के बारे में बात करके देख लेना, तुमने कहा था ना कि वो ऐसी कोई जगह खरीदना चाहते हैं। तारिक ने कहा, जी जी मैं आज ही उनसे बात करूंगा। तो क्या आपने इस जगह को बेचने का फैसला कर लिया है अबू? रफीक ने कहा, हाँ तुम उनसे बात करके देख लेना। तहरीर दीमी वुल्फ। यह सुनकर तारिक ने खुशी 2 बार हाँ में सर हिलाया और चला गया। इसके बाद खालिद और रफीक भी अपने काम पर रवाना हो गए, जबकि रफीक रेस्टोरेंट गया और वहां से शाकिर बाबा को देने के लिए पैसे ले आया। अभी रफीक घर पर बैठा ही था कि इतने में घंटी बजी तो रफीक ने कहा, अरे लगता है शाकिर बाबा आ गए। ये कहते हुए रफीक बाहरी गेट पर गया तो देखा कि वही प्लम्बर रफीक के दरवाजे पर खड़ा था जिसे रात में रफीक उसकी गली में छोड़कर आया था। इसने रफीक को सलाम किया तो रफीक ने कहा, अरे क्या हुआ, सब खैरियत है? प्लम्बर ने कहा, पहलवान जी मुझे मुआफ कर दीजिए, दरअसल गुज़िश्ता रात में बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने यहाँ काम न करने का कह दिया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने काम अधूरा छोड़कर गलत किया है, जबकि सिर्फ कुछ ही देर का काम बाकी था। वैसे भी अपने मुझे पूरे काम के पैसे दे दिए हैं, इसीलिए मैं बाकी का काम मुकम्मल करने आया हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अधूरा काम मुकम्मल कर लूं? ये सुनते ही रफीक ने कहा, अरे इसमें बुरा क्यों लगेगा? अगर तुम काम मुकम्मल करना चाहते हो तो ये बहुत खुशी की बात है, नहीं तो मुझे फिर से किसी प्लम्बर को ढूंढ कर लाना पड़ना था, जबकि आज तो मेरे पास वक्त ही नहीं था क्योंकि आज शाकिर बाबा ने आना है, पता है ना वो जो कल आए थे। प्लम्बर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी पहलवान जी, शाकिर बाबा नहीं शातिर बाबा है वो। ये सुनकर रफीक ने कहा, अरे तुम फिर से शुरू मत हो जाना, अब जल्दी से अपना काम मुकम्मल कर लो क्योंकि जब शाकिर बाबा आ जाएगा तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर प्लम्बर ने हाँ में सर हिलाया और अपना काम करने लगा। और जब प्लम्बर का काम खत्म होने वाला था, जारी है। पसंद आए तो कमेंट के साथ लाइक लाजमी करना।